मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे डायरेक्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से उड़ान के अंतर्गत एक वक्तव्य श्रृंखला शुरू की गई है कि इन दिनों जबकि आवाजाही कम है कॉलेजों में, स्कूलों में, तो बच्चों को कुछ मोटिवेट करने के लिए बातों का सिलसिला जारी किया जाए। तो आज आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ और मेरा विषय है आत्मसम्मान की पगडंडियां ले जाती हैं सफलता तक। मेरे इस विषय में 3 शब्द हैं: आत्मसम्मान, पगडंडियां और सफलता। इससे पहले कि मैं वक्तव्य को आगे बढ़ाऊं, मैं इन तीनों शब्दों का मूल्यांकन या विश्लेषण कह लीजिए अपनी दृष्टि से करना चाहती हूं कि आत्मविश्वास है क्या। पहला शब्द, इसका अर्थ बड़ा सहज है, सरल है, आसान है बिल्कुल, कि आत्मविश्वास, अपने पे भरोसा, खुद पे भरोसा, सेल्फ ट्रस्ट। जितना यह शब्द बोलने में आसान है, सरल है, उतना ही इसको जीवन में धारण करना, अपने भीतर इनकलकेट करना और समय आने पर अपने आत्मविश्वास को प्रयोग में ले आना बहुत कठिन है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, यह आसानी से संभव नहीं है। लेकिन मैं बताना जरूर चाहूंगी कि आत्मविश्वास होता क्या है। एक बार की बात है कि विवेकानंद जब गणित का पेपर दे रहे थे, 8वीं 10वीं क्लास का उनका ये किस्सा है, तो पेपर में लिखा हुआ आया कि 10 में से कोई 5 सवाल कर दीजिए। इंस्ट्रक्शन पहले आती थी। तो विवेकानंद ने क्या किया कि सारे सवाल कर दिए और अपने आंसर शीट के आखिर में लिख दिया कि कोई भी 5 चेक कर लीजिए। यह होता है आत्मविश्वास, अपने पर भरोसा कि मैंने जो किया है पूरी मेहनत से, लगन से, निष्ठा से, अपने अनुभव से, सोच से, शक्ति से, अपनी पूरी ऊर्जा से उसमें उतर कर तह तक जाकर मैंने अपने आप को उंडेल दिया है। तब हम अपने आत्मविश्वास की बात हम कर सकते हैं। आत्मविश्वास को हम बाहर से भीतर नहीं डाल सकते। ठीक वैसे ही जैसे कि कुएं में पानी होता है, वो अंदर ही निहित होता है, बाहर से नहीं डाल सकते। हम उसको रस्सी से बाहर खींच के, डोल के माध्यम से निकाल तो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, परंपरा भी नहीं है कि कुएं में पानी भर दिया जाए। पानी हमारे भीतर है, आत्मविश्वास हमारे भीतर है। हम केवल रस्सी डाल के उसको हिला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, डुला सकते हैं, जैसे कि एडिसन की मां ने किया था। एक महान वैज्ञानिक हुए हैं एडिसन। एक दिन वो शाम के समय अपने किसी पुराने संदूक में कुछ ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते उनके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा आया, तो उन्होंने खोला, पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसुओं का पतनाला बह निकला, फूट फूट कर रोने लगे। फिर उन्हें याद आया कि यह वो लिफाफा है जब वो 3री क्लास में पढ़ते थे, तो उनकी टीचर ने उनको दिया था, यह कहकर कि अपनी माँ को दे देना। और जब माँ ने वो लिफाफा लिया और खोल के उसके अंदर के जो कागज पढ़ा, तो माँ भी फूट फूट कर सुबक कर रोने लगी थी। तो एडिसन ने माँ से पूछा कि माँ, क्या लिखा है इसमें, क्यों रो रही हो? तो माँ ने बताया कि बेटे, इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारा बेटा एडिसन बहुत ही काबिल बच्चा है, बहुत तीव्र बुद्धि का बच्चा है। उसके प्रश्नों के जवाब हमारे पास कई बार नहीं होते। उसे और काबिल स्कूल की और बेहतर अध्यापकों की जरूरत है, इसलिए स्कूल से उसका नाम काट दिया जाता है। तो एडिसन अपने बारे में सुनकर के बहुत खुश हुआ था। लेकिन आज जब उसने चिट्ठी पढ़ी, तो उसमें यह लिखा हुआ था कि क्योंकि एडिसन मंद बुद्धि है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वह नए ही तत्परता से क्लास में प्रश्नों के जवाब देता है, इसलिए उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस वक्त 3री क्लास में अगर उसकी माँ अपने बच्चे का मनोबल न बढ़ाती, तो शायद हम एडिसन नाम के साइंटिस्ट के बारे में जानने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उसका वैसा आविर्भाव ही नहीं होता, वैसा उसकी संरचना ही नहीं होती। तो हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र बंधु, हमारे टीचर, हमारे समकक्ष जो लोग रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी और हमारे माता पिता, सर्टेनली वो ही मिलकर के हमारे आत्मविश्वास को जागृत कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि समाज में इतनी नेगेटिविटी होती है
कि हम पिछड़ा हुआ ऐसा अनुभव करते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी सुना करके अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। दो बच्चे थे, एक 7 साल का और एक 9 साल का। जंगल से एक दिन आ रहे थे, लौट रहे थे अपने घर की तरफ। तो रास्ते में क्या हुआ कि कुआं आया, तो दोनों बच्चे उस कुएं में झांकने लग गए ऐसे करके जो है। और जब झांकने लगे तो झांकते झांकते बड़ा जो बच्चा था उसमें गिर गया। जैसे ही वो गिरा, छोटे बच्चे के तो होश उड़ गए। उसने दाएं देखा, बाएं देखा, कोई था ही नहीं। फिर कुएं की मुंडेर पे रखी हुई रस्सी पर उसका ध्यान गया। रस्सी उठाई और उसने झट से कुएं में फेंकी और चिल्लाया, भाई पकड़ ले, जल्दी पकड़। और नीचे गिरे हुए बच्चे ने रस्सी को पकड़ा और छोटा बच्चा रस्सी को खींचने लगा। खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया और हाँफ गया। जब बुरी तरह हाँफ गया, लेकिन आखिर में उसका भाई ऊपर जब आ गया, दोनों गले मिले। दोनों की आंखों में एक अलग ही रोमांच था, एक रोशनी थी। छोटा बच्चा उन्माद में बोला कि चल भाई जल्दी घर चल, हम जाके माँ को बताते हैं कि आज मैंने तुझे कुएं से निकाला। लेकिन बड़ा बच्चा उसे समझाता रहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात मत करना, वरना माँ बहुत गुस्सा करेगी, बाबा बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन छोटा बच्चा मानने वाला कहाँ था। जैसे ही वो घर में प्रविष्ट हुए तो घर की पौली के अंदर ही उसके दादा बैठे हुए थे और 3-4 मिलने जुलने वाले आए हुए थे। जाते ही, दादा ये कुएं में गिर गया था, मैंने इसे कुएं से निकाला। तो दादा को बहुत गुस्सा आया, यकीन नहीं हुआ और धमका के बोले कि झूठ बोलता है, तू कैसे इसे कुएं से निकाल सकता है। बोला, विद्या की कसम, पढ़ाई की कसम, माँ की कसम, आपकी कसम, मैं सच कहता हूं कि मैंने इसे निकाला। तो दादा बोले कि तूने निकाला कि नहीं निकाला, इस बात का पक्का पता मैं जरूर करके रहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे झूठ बोले। तो दोनों बच्चों को लेके दादा और वो 3-4 लोग, उसी गांव में एक मौलवी रहते थे जो सच झूठ के बीच विभाजक रेखा खींचने में बहुत माहिर थे। तो गए उनके पास, बच्चे ने पूरा किस्सा सुनाया। मौलवी बोले कि ये बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इसने कुएं से अपने बड़े भाई को बाहर निकाला। तो दादा बोले, लेकिन कैसे निकाला। बोला, मुझे कैसे का तो पता नहीं है, लेकिन क्यों निकाला ये मैं बता सकता हूँ। बोला, बता दीजिए क्यों निकाला। मौलवी बोला, इसलिए निकाला, इसलिए ये निकाल पाया कि वहां जंगल में इस बच्चे को कोई कहने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते। बस यही एक मंत्र है कि हम अपने बच्चों को ये न कहें कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम कार चलाना सीख नहीं सकते, तुम डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते, तुम्हें वीडियो मिक्सिंग नहीं आ सकती, तुम्हें कोई जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स नहीं आ सकते, तुम मैथ्स कर ही नहीं सकते। और लड़कियों के केस में तो ये नहीं कर सकते वाला जो वाक्य है, ये और भी दुगना चुगना होकर के और भी घनीभूत हो जाता है। मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में लेक्चरर थी और एडमिशन कमेटी की मेंबर हुआ करती, तो कितनी ही बार जो है लड़कियां जब दाखिला लेने आती तो साथ उनके भाई आया करते। तो लड़की बड़े चाव से भरती कि मैं लेना चाहती हूँ मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, लेकिन उसका भाई कहता कि नहीं नहीं मैडम, इससे इकोनॉमिक्स चलेगी नहीं, इसे मैथ चलेगा ही नहीं। लड़की बहुत दुहाई देती कि भाई मैं पढ़ूंगी, मैं कर लूंगी, लेकिन भाई कहता कि नहीं, तुझसे ये हो ही नहीं सकता। और हार के लड़की को हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस लेना पड़ता था। तो अपने बच्चों को समाज ये न कहे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करे, हाँ हाँ तुम कर सकते हो, उनको सहारा दे, उनको सपोर्ट दे, तो बच्चे डेफिनेटली उस काम को कर सकते हैं। और उसी से हमारा आत्मविश्वास बलवती होता है, प्रखर होता है। और जिस तरह से कि एक पेंसिल है, मान लो बहुत सारी पेंसिल एक मेज पे रखी हुई है, कोई भी पेंसिल अपने आप से एज फॉर एप्पल नहीं लिख सकती, ऐसे अनार नहीं लिख सकती, जब तक कि उस पेंसिल को आगे से शार्प नहीं कर दिया जाएगा। शार्प करना बहुत जरूरी है। तो आत्मविश्वास तब तक तीखा, तेज तरार, प्रहारात्मक नहीं होगा, आपको अच्छे रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा, जब तक कि आपका आत्मविश्वास धारदार न बने, तेज न बने। और उसके लिए शार्पनर की जरूरत है, कोई शार्प करने वाला चाहिए। तो आपके आत्मविश्वास को शार्प करने का जिम्मा हमारे अभिभावकों पे है, समाज पे है और हमारे अध्यापकों पे है। हम सोचते हैं कि अध्यापकों को कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। गूगल से आप प्रश्न पूछते हैं, गूगल आपके हर सवाल का जवाब देता है।
लेकिन वो आपकी मनोभावनाओं को, आपके हृदय को, आपकी वेदना को, आपकी टीस को, आपकी चाहतों को, आपके रोमांच को, आपके उत्साह को पढ़ने की क्षमता गूगल में नहीं है। वो काम क्लास का अध्यापक करता है कि आपको बताते बताते, सिलेबस करवाते कराते, इंडिया की इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते वो आपके मन को भी बांच लेता है, आपके मन के सवालों को, आपके पर्सनल लाइफ को भी वो झांकता है, उसमें आपका सहारा बनता है, दिशा दिखाता है, उंगली पकड़ता है आपका, वो कई बार क्लास में मनोरंजन भी करता है, कई बार आपके अनबूझे सवालों के जवाब भी दे देता है, और उनसे बढ़ता है आपका आत्मविश्वास। लेकिन कई बार अध्यापक हमें जब अपनी गलतियां बताता है, हमें बहुत गुस्सा आता है कि क्यों फालतू की बात कर रहे हैं। जो है तरक्की वही करेगा, आत्मविश्वास उसी का आगे बढ़ेगा जो अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल उदार मन से तत्पर रहेगा। मुझे याद आता है किस्सा कि एक बार एक मंदिर में एक मूर्तिकार बहुत ही तल्लीनता से अपनी छैनियों को लेकर के एक मूर्ति बना रहा था। तो उसी वक्त वहां पर एक विदेशी आया, और उस विदेशी ने देखा कि जो मूर्ति बना रहा है मूर्तिकार, बिल्कुल वैसी ही मूर्ति पहले से बनी रखी हुई है। तो उस विदेशी ने दोबारा दोनों मूर्तियों को देखा, तिवारा देखा, बिल्कुल हूबहू डिटो, सेम टू सेम। तो उस विदेशी ने पूछा मूर्तिकार से, मूर्तिकार ये मूर्ति तो पहले बनी हुई है, ऐसी दोबारा क्यों बना रहे हो? तो मूर्तिकार ने कहा कि उसमें कुछ कमी रह गई। उसने गौर से देखा, बोला मुझे तो कोई कमी नजर नहीं आती। बोला नहीं, कोई कमी है। विदेशी ने फिर उस बनी हुई मूर्ति को पूरा ऊपर से नीचे तक और गौर से देखा, बोला कोई कमी नजर नहीं आ रही। तो मूर्तिकार बोला आप गौर से देखो, उसके बाईं तरफ माथे पर, मस्तक पर एक बारीक बाल जैसा एक छोटी सी दरार है, तरेड़ है। तो विदेशी ने देखा, बहुत ज्यादा बारीकी से देखने पर उसको वो हल्की सी बारीक सी लाइन दिखाई दी। तो विदेशी बोला कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये इसमें डिफेक्ट है। तो मूर्तिकार ने कहा किसी को पता चले न चले, लेकिन मुझे तो पता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारी गलतियों का किसी को चाहे पता है कि नहीं पता है, इस बात की वैल्यू नहीं है, इस बात के कोई मायने नहीं है। अपनी कमियों की, अपने त्रुटियों के जब हम जानकार हो जाते हैं तो हमें अपना उनको संशोधन करना, सुधार करना आना चाहिए, तभी हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। हर पेंसिल के पीछे एक छोटा सा इरेजर लगा होता है। पेंसिल से गलत लिख दें कोई बात नहीं है, गलत लिखना, गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उस गलती को न सुधारना, इरेजर को यूज न करना, उस रबड़ से उस गलत लिखे हुए को न मिटाना, ये एक बहुत बड़ी हमारी गलती मानी जाएगी, त्रुटि है। तो अगर हम त्रुटियों को सुधार लें और जान लें, पहचान लें और स्वीकार लें, तो मुझे लगता है कि हमारे आत्मविश्वास में बहुत तीव्रता से, बहुत तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना है। संस्कृत में एक कहावत आती है कि वनानी दहते दहेतो वन्हे, कि जब वन में आग लगती है तो हवा उस आग को बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन वही हवा जब छोटा सा दिया जलता है तो उसको बुझाने में उसके पीछे पड़ जाती है। कहने का मतलब यह है कि बड़े लोगों का सब साथ देते हैं, छोटों का नहीं देते हैं। तो इसका आत्मविश्वास से क्या ताल्लुक? जी, इसका ताल्लुक है कि हम चाहे एक जुगनू हैं, चाहे छोटे से दिए हैं, चाहे हवा हमें बुझाने का प्रयास कर रही है, उस हवा से घबराना नहीं है। उस हवा का आप इलाज कर सकते हैं कि अपने दिए को जहां हवा चल रही है उठा करके, उस मुंडेर से उठा करके दूसरी मुंडेर पे रख लीजिए। तो ये तो आपके अपने हाथ में है। दिस इज ए प्लानिंग, दिस इज ए मैनेजमेंट। और कितनी ही बार ऐसे होता है कि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना कितना आसान रहता है, अपने आत्मविश्वास को जानना कितना सरल रहता है, लेकिन सरल चीजों को हम यकीन नहीं करते। जैसे एक आदमी है, सूरज के सामने आंखों को मूंद के खड़ा है और चिल्ला रहा है कि रोशनी कैसे होगी, रोशनी कैसे होगी, दिया लाऊं, जुगनू लाऊं, चांद लाऊं, तारे लाऊं, क्या करूं, रोशनी कैसे होगी। तो वहां से पास से गुजरते हुए एक आदमी ने कहा कि कुछ नहीं होगा, बस सिर्फ आंख खोल ले, रोशनी हो जाएगी। और उसने आंख खोली, सचमुच रोशनी हो गई। यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी सरल सी क्रिया से इतना उजाला मिल जाएगा। तो आप अगर हमारी छोटी छोटी बातों को मान लें, स्वीकार लें, तो मुझे लगता है कि आत्मविश्वास में आपके जरूर इजाफा होगा,
और कोई ऐसी कमी नहीं आपको महसूस होगी कि हम किस तरह से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। कई बार हमारी अपनी ही प्लानिंग, हमारा अपना भी मैनेजमेंट ऐसा होता है कि जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता और हमारे आत्मविश्वास की टांग को खींचता रहता है। उदाहरण के लिए कि एक बार दो दोस्त एक साथ पढ़ते थे, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान में दोनों ने एमबीए किया और एक ही कंपनी में एक ही सैलरी के ऊपर दोनों की नौकरी लग गई। लेकिन 5 साल हो गए, एक लड़के की तो बढ़ोतरी होती रही, प्रमोशन होती रही, डेजिग्नेशन भी बढ़ते रहे, उसको सैल्यूट्स मिलते रहे, शाबाशियां मिलती रही, तारीफों के सर्टिफिकेट्स मिलते रहे। दूसरे का ना डेजिग्नेशन बढ़ा न सैलरी बढ़ी, उल्टा उसका आत्मविश्वास था वो डिगता चला गया और उसके मन में आने लगा कि छोड़, ये बेकार दुनिया है, बहुत पार्शियलिटी है, यहाँ तो बहुत तनाव है, यहाँ तो कोई समानता है ही नहीं, साथ पढ़े साथ बढ़े और देखो आज वो कहाँ पहुंच गया, मैं कहाँ रह गया। तो उसने मैनेजर को लिख के दिया कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। तो मैनेजर ने कहा कि नौकरी छोड़ने का क्या रीज़न। उसने वही रीज़न बताया कि उसकी तो तरक्की हो गई और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ। तो मैनेजर ने कहा कि छोड़ने से पहले एक छोटा सा काम कर दो, फिर तुम्हारा मन करे तो छोड़ देना। तो काम ये बताया कि शहर में ये बताओ कि तरबूज कहाँ मिलते हैं, उस दुकान का पता करके आओ। तरबूजों का सीजन नहीं था, वो इक्का दुक्का दुकान पे तरबूज थे। वो लड़का गया, सारे शहर में भटका, एक एक दुकान पे पहुंचा और आखिर में वो पता लेके आया कि ये एड्रेस है और ये चौक के ऊपर ये दुकान, वहां पर तरबूज मिल रहे हैं। फिर मैनेजर ने पूछा क्या रेट है, बोला अभी पूछ के बताता हूं। फिर गया, रेट पूछ करके आया। अब उसने उसी के सामने दूसरे लड़के को बुलाया और वही सवाल दिया कि ये बताओ शहर में तरबूज कहाँ मिलते हैं। तो वो लड़का भी बाजार में गया, पता लेके आया और उसने भी उसी दुकान का नाम बताया कि ये चौक के ऊपर ये दुकान है और यहाँ तरबूज मिल रहे हैं। तो उसने पूछा कि रेट क्या है, बोला कि ये रेट है 25 रुपए किलो। और बोला कि 25 रुपए किलो, तो अगर मैं 2 किलो तरबूज लेता हूं तो है। मैं उससे ये भी पूछ के आया हूं कि 10 किलो लूंगा तो क्या रेट लगेगा, 20 किलो लूंगा तो क्या लगेगा, रोजाना एक लूंगा तो ये लगेगा, महीने तक लेता रहूंगा रोजाना तो ये रेट लगेगा, 3 महीने का ये रेट लगेगा और मैं 6 महीने तक का ले आया हूं। अब मैनेजर ने कहा कि देख ये फर्क है। उसने अपनी मैनेजरियल स्किल को कितना डेवलप कर लिया है, उसने जो मैनेजिंग पार्ट है, जो प्लानिंग पार्ट है, जो विजन है, उसको यूज किया है। और तुमने नौकरी लेकर के तुम जैसे के जैसे थे, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो ऐसे बात नहीं बनती। इस तरह से हम ये सोच लें हमारी तरक्की नहीं हुई, वो मेरिट में आ गया, वो भी पढ़ता है और मैं मेरिट में नहीं आया, उसके नंबर ज्यादा आ गए, टीचर पार्शियलिटी करते हैं, ये हरगिज हरगिज और हरगिज नहीं है। तो आपको यही सोचना है कि कहीं आपके भीतर कमी है, और जब कमी सामने आती है तो हमारा आत्मविश्वास जो है वो डोलने लगता है। तो हमें अपनी उसको बचाना चाहिए, अपने संदेह करने की प्रवृत्ति को। सूरज के चमकने से ही सवेरा नहीं होता, ख्यालों के बदलने से भी निकलता है नया दिन। तो अपने ख्याल, अपनी सूझबूझ बदलनी चाहिए। और दूसरा मेरे इस भाषण में शब्द है पगडंडियां। आत्मविश्वास की पगडंडियों से मिलती है सफलता। तो मैंने आत्मविश्वास तो आपके सामने विश्लेषित कर ही दिया, पगडंडियां और बता दो। पगडंडियां क्या मतलब क्या होता है? पगडंडियां, पग माने पांव, पैर हमारे लेग्स, और डंडियां माने लकीरें, निशान। कि जो हमारे पैरों से निशान निर्मित हुए हैं उन राहों पे चल के जाना, लेकिन बने बनाए रास्तों पर। जैसे कि एक किस्सा है कि एक सर्कस में सर्कस वाले के पास 4 शेर थे और जब वो बूढ़े हो गए तो सर्कस वाले ने सोचा कि उन शेरों को अब मैं फ्री कर देता हूं, मुक्त कर देता हूं, पिंजरे से बाहर निकालने की सोची। तो वो शेर जो थे उनको वो सर्कस का जो मालिक था रोजाना क्विंटलों ला करके ताजा मांस खिलाया करता था और शेर भी आराम से खाते रहते थे और अपने करतब दिखाते थे। लेकिन जिस दिन उन शेरों को पिंजरे से बाहर निकाला और शेर जंगल में छोड़े गए तो जंगली कुत्तों ने उन शेरों को नोच नोच के उनके टुकड़े कर दिए। सवाल उठता है कि क्यों? क्योंकि उन शेरों को शिकार करना सिखाया ही नहीं गया था, उनको अपनी पगडंडियां बनाना सिखाया ही नहीं गया था, वो शिकार के अनुभव से गुजरे ही नहीं।
उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हें अपने कमाने के लिए, अपने खाने के लिए भटकना होगा, दौड़ना होगा, भागना होगा, झांकना होगा, ताकना होगा, पूरी मेहनत, परिश्रम, लगन करनी पड़ेगी तुम्हें, जो है ये सोचा ही नहीं शेरों ने। तो फिर वे बच्चे जो बहुत आराम परस्ती में रहते हैं, जो पुलों से गुजरते हैं, जो सड़कों से गुजरते हैं, जो अपनी राहें बनाते ही नहीं, जो रातों को जागते ही नहीं पढ़ने के लिए, अपने असाइनमेंट्स तैयार करने के लिए, सवालों के जवाब याद करने के लिए, और जवाबों को फिर दोबारा से उनको जांचने के लिए कि मेरे जवाब ठीक भी हैं कि नहीं है। मतलब कहने का कि जो मेहनत नहीं करते, जो बनी बनाई राहों पर चलना चाहते हैं, उनके लिए सफलता थोड़ी पीछे हो जाती है। जो अपने राहों के निशान खुद बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें उनका अनुभव निहित रहता है। और अनुभव और ठोकरें हमें इतना सिखाती हैं जितना कि कोई गुरु, क्या गुरुओं की पूरी परंपरा भी नहीं सिखा सकती, जितना कि किताबें भी नहीं सिखा सकती। इसलिए ठोकर खाना, गिरना और फिर खड़े हो जाना। अगर हम 7 बार गिरे तो 8 बार उठने का हमारे अंदर मादा होना चाहिए, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और हमारे काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। और तीसरा शब्द है हमारा सफलता। सफलता का मतलब है कि अपनी मंजिल को पा लेना, अपने मुकाम पे पहुंच जाना। जो टारगेट था, जो सपना था, वो हमने प्राप्त कर लिया, उसके बारे में हम कहेंगे कि वो हमारी सफलता है। और सफलता लेने के लिए कोई मंत्र नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं है, कोई वैद्य की पुड़िया नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है। तो क्या है? उसके लिए संस्कृत का एक श्लोक है जो शायद आपके ऊपर जादू का सा काम कर जाए। उस श्लोक को आपने भी बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन गुना नहीं होगा, बुना नहीं होगा। उसको ऐसे खोल के उसके अर्थ के भीतर आप प्रविष्ट नहीं हुए होंगे। आज आपको मैं वो कोशिश करवाना चाहती हूँ। इस श्लोक को आप पढ़ें, सुने, गुने और उसके भीतर उतर के उसको जिंदगी में उतार लें। फिर अगर सफलता आपको नहीं मिले, आत्मविश्वास नहीं आपका बढ़े, तो मुझसे बात करना, मैं दूर नहीं हूं। मैं अपनी माफी मांगने के लिए भी तैयार उपस्थित रहूंगी आपके सामने। जो है श्लोक क्या है? काक चेष्टा। मैंने पहले कहा कि कई बार हम चीजों को पढ़ते हैं लेकिन उनका अर्थ बहुत बाद में समझ में आता है। बचपन में मैंने अपने प्राइमरी स्कूल में, मैं सिरसा के प्राइमरी स्कूल में पढ़ी हूं, तो उसमें दीवारों पर लिखा रहता था कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। तब मुझे न तो परिश्रम का अर्थ पता था, न कुंजी का पता था, और न सफलता का पता था। लेकिन बाद में एमए पढ़ते पढ़ते इतनी मेहनत की और गोल्ड मेडल आया, एमफिल में पढ़ते पढ़ते रातों की जब नींद छोड़ी और गोल्ड मेडल आया, तब मुझे मालूम चला कि हाँ भाई, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। कुंजी माने चाबी, परिश्रम है वो चाबी। लेकिन आज की पीढ़ी ने, आज के बच्चों ने कुंजी को ही कुंजी मान लिया है कि कुंजी ले लो। कुंजी मीन्स गाइड भी होता है कि गाइड लो, 5-4 प्रश्न रटो। 5 क्वेश्चन कल्चर डेवलप हो गई है कि सर 5 सवाल बता दो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आएंगे। कैसे बढ़ेगा आपका आत्मविश्वास? कैसे मालूम कि आप मेहनत कर रहे हो? पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, जानना होगा अक्षर अक्षर, और जानने की जिज्ञासा, उत्कंठा से अपने आप को लबालब भरना होगा, सराबोर करना होगा आपको, तब बनेगी बात। अन्यथा फिर हम पिछड़े ही रह जाएंगे और हम उदाहरण ही देते रहेंगे कि टीचर हमें आगे बढ़ने नहीं देते, पार्शलिटी है, ये कमजोरी है, वो कमी है, बात नहीं बनेगी ऐसी जो है। तो मैं श्लोक पे आ रही हूं। तो श्लोक ये है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी और गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणों, ये 5 लक्षण है। नंबर 1 काक चेष्टा। तो एक एक लक्षण को हम डिफाइन करना चाहते हैं। आपको सुनते सुनते लगेगा कि हाँ, ये एक रास्ता बताया है, एक नक्शा है जिसको हम अनुसरण करके अपने भीतर सफलता का चिराग और अधिक रोशननुमा कर सकते हैं, और अधिक दैदीप्यमान कर सकते हैं। तो काक चेष्टा का हमने पढ़ लिया, बस कौवे जैसी चेष्टा। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ, इसका विश्लेषण करती हूं। काक चेष्टा की जब हम बात करते हैं तो वो कौवे की कहानी याद कीजिए। अब प्यासा कौवा, जो तीसरी में, दूसरी में सब बच्चों ने पढ़ी है। अंग्रेजी में भी हर क्लास में, 6th में, 7th में, मेरे तो हर साल आया करती थी, अ थर्स्टी क्रो। अ थर्स्टी क्रो यानी कि प्यासा कौवा। अब कौवा कमाल की चेष्टा करता है कि एक
प्यास लगी हुई थी, जहन में कंठ सूख रहा था उसका, तो उस प्यास को बुझाने की इधर देखा उधर देखा, उड़ा, और आखिर में जाकर के उसको एक पात्र दिखाई दिया, घड़ा दिखाई दिया, पानी था जिसमें, लेकिन वहां तक जाए कैसे, चोंच डूब नहीं रही थी। उड़ा गया, कंकर लाया डाला, फिर उड़ा गया, कंकर लाया डाला, फिर उड़ा गया, फिर डाला, फिर डाला, फिर गया, फिर उड़ा, फिर अंत तक। कितनी बार? असंख्य बार, क्योंकि बहुत सारे पत्थर डाले, पानी बहुत नीचे था तो पानी ऊपर आया। तो कंकर डालने का मतलब क्या है कि कौवे ने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, उसकी लगन की तारीफ कीजिए। और दूसरा, जब तक वो पानी ऊपर नहीं आ गया, सफल नहीं हुआ, तब तक उसने धैर्य रखा, पेशेंस रखी। उसने सरसों को हथेली पर जमाने की चेष्टा नहीं की, उसने पूरा धीरज रखा कि मैं प्रयास करूंगा तो पानी जरूर ऊपर आ जाएगा। धीरे धीरे रे मना काहे होत अधीर, समय आए तरुवर फरे केतिक सिंचो नीर। कि हे मन, धीरे धीरे काम बनते हैं। एक पेड़ को जितना मर्जी सींचो, रोज सींचो, भर भर बाल्टी डालो, लेकिन समय आने पर ही तरुवर, तरुवर माने वृक्ष, वृक्ष पर फल लगते हैं। तो एक विद्यार्थी को काक चेष्टा होनी चाहिए, कौवे की तरह से परिश्रमी और धैर्यवान, कि वो मेहनत करता रहेगा तो फल आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, डेफिनेटली, जरूर, पक्कम पक्का जरूर मिलेगा। कोई संदेह की चिंगारी अपने भीतर पैदा होने मत दो, जैसे कौवे ने होने नहीं दी थी। तो यह है काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा एक विद्यार्थी में होनी चाहिए। दूसरा है बगो ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। इसका क्या मतलब है? बगुला है, एक टांग पर पानी में खड़ा है, छोटी छोटी मछलियां कितनी ही आ रही हैं जा रही हैं, बगुला ध्यान ही नहीं देता। तो विद्यार्थी को छोटी मोटी बातों पर, ही शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ओवर द स्मॉल थिंग्स। उसको अपना बड़ा टारगेट, जो उसने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, जो उसने फोकस की हुई है बात कि मुझे ये अचीव करना है, बस वो उस बड़ी मछली को टारगेट करे, और जैसे ही वो बड़ी मछली आती है तो बगुला झट उठाता है और खा जाता है। तो बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान, छोटी मोटी बातों पर, घर की, पर्सनल, समाज की, आजू में बाजू में पड़ोस में, किसी के बारे में कोई ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों को जाने दीजिए, फॉरगेट स्मॉल थिंग्स, कॉन्सेंट्रेट अपॉन योर टारगेट विच इज बिग, विच शुड बी बिग। बको ध्यानम का ये मतलब है। और तीसरा है श्वान निद्रा। श्वान निद्रा से अभिप्राय है कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्ते जैसी नींद का क्या मतलब है? कभी आप गौर करना, आप में से बहुत लोगों के घर में पेट्स होंगे। कुत्ता जब आंख बंद करके ऐसे बैठता है तो कोई भी जरा सा भी आहट होती है, मामूली सा भी शोर होता है, कोई आता है जाता है, कोई भी आवागमन है, तत्काल आंखें खोलता है उसी वक्त, फिर उसके जाने के बाद फिर आंखें बंद कर लेता है, फिर कोई आता है फिर खोल लेता है। तो हमारा भी कुत्ते जैसा हमारी निद्रा होनी चाहिए कि हम सोते सोते भी जागें, जागृति में रहें, हर पल बोध की स्थिति में रहें, बुद्धत्व की स्थिति में रहें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, कोई भी घटना है, कोई ग्लोबल है, कोई इंटरनेशनल है, कोई सोसाइटी की है, कोई सोशल है, कोई इकोनॉमिकल है, कोई फैमिली वाइज है, या कोई हमारी पर्सनल है, उन सबको भी अलर्ट रह करके आप जांचते रहिए, देखते रहिए, परखते रहिए। क्योंकि नॉलेज गेन करने के लिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। विदाउट बीइंग अलर्ट यू कैन नॉट ड्रीम टू लर्न एनीथिंग। सो टू लर्न समथिंग यू हैव टू बी अलर्ट। आपको जागरूक तो होना ही पड़ेगा। और तीसरी बात है, चौथी बात है अल्पाहारी। अल्पाहारी का क्या मतलब है? अल्पाहार, जो कम खाए। कम खाने का मतलब ये नहीं कि आप 4 रोटी खाते हैं तो 1 खाएं, ना ये मतलब है कि आप इतना थाली भर के भात चावल खाते हैं, दाल खाते हैं या ब्रेड खाते हैं तो आप वो बिल्कुल कम कर दें। नो, क्योंकि खाना केवल वो नहीं है जो मुंह से खाते हैं। खाना हम 5 तरह का भोजन लेते हैं, और उस 5 तरह के भोजन को ही आपको अल्प करना पड़ेगा। अल्प माने कम, थोड़ा थोड़ा सा करना पड़ेगा। पहला भोजन हम लेते हैं आंखों से, नयनों से, अपने चक्षुओं से। हम इतनी फालतू की चीजें देखते हैं। पीछे मुझे शर्म भी आई कि एक बार डाटा आ रहा था टीवी के ऊपर कि हिंदुस्तान वह देश है जहां का युवा सबसे ज्यादा पोर्न टीवी देखता है, अपने मोबाइल पे या टेलीविजन पे, कह लीजिए आप। इससे हटाइए, आप अपनी आंखों को शांति दीजिए। ऐसे कुदरत के नज़ारे, सौंदर्य के नज़ारे देखें, लेकिन लिमिट में देखें, उतने ही देखें जितने की जरूरी हैं।
उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो आंखों से जो भोजन हम ले रहे हैं, चक्षु भोजन जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही अल्प होना चाहिए, वो बहुत ही कम होना चाहिए। और दूसरा हम भोजन लेते हैं अपने नाक के द्वारा, स्मेल। आज की युवा पीढ़ी दुकानों में जाके जो ये आपकी बड़े बड़े मॉल्स हैं कि मेरे को ये परफ्यूम चाहिए, मुझे फ्रांस का ये चाहिए, मुझे मेड इन इटली चाहिए, मुझे ये इस तरह की लेवेंडर की फ्लेवर अच्छी लगती है। मतलब कृत्रिम इत्र लगाने में, सूंघने में उसका बहुत ध्यान है। छोड़ो उसको। जो नैसर्गिक खुशबू आ रही है प्राकृतिक फूलों की, हवा में एक खुशबू है, मिट्टी में एक खुशबू है, माँ जब घर में हलवा बनाती है उसकी 4 पड़ोस तक खुशबू जाती है, घर में प्रवेश करते ही पता चलता है कि मेज पे खरबूजा रखा है, खरबूजे की खुशबू है। तो जो नेचुरल, जो प्राकृतिक खुशबू है, आपको नेचुरल दिन प्रतिदिन मिल रही हैं, बस उससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। तो नैन और ये हमारे फिर नासिका, और तीसरा हम भोजन लेते हैं कानों के द्वारा। बहुत लोगों को तो कानों को भरने में इतना मजा आता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इसकी चुगली उसके कान, उसकी चुगली उसके कान, इसकी बात उसके मुंह, उसकी बात उसके मुंह। छोड़ो इन बातों को, कोई फायदा नहीं है। ध्यान भटकता है, और विद्यार्थी के लिए ध्यान भटकना ही उसकी सीढ़ी से गिरने का एक संकेत है, नीचे उतरने का सूचक है, उसके पतन का, उसके असफल होने का एक इशारा है। कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की। और कानों से भी उतना ही सुने जो बहुत जरूरी है। मंद मंद संगीत, छोटे मोटे कुछ गाने, न कि सारे दिन हो हल्ला, सारे दिन वेस्टर्न म्यूजिक, सारे दिन ड्रम बीट्स, सारे दिन शोर शराबा, डीजे लगा करके। उस सब से आपको बचना ही पड़ेगा। और चौथा आहार लेते हैं मुंह से, उतना ही खाएं जितना हमारा वेट है, जितनी हमारी हाइट है, और डॉक्टर्स के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है इतनी कैलोरीज एक मनुष्य को खानी ही चाहिए। कई बार हम ओवर, ये पिज्जा और लिया, ये बर्गर और लिया, उसके ऊपर ये कुल्फी, फिर कोल्ड ड्रिंक, फिर ये खाएंगे, फिर वो खाएंगे। मतलब कोई चीज हम छोड़ना ही नहीं चाहते। जिंदगी बहुत बड़ी बड़ी है, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो बहुत ज्यादा देर तक खाते रहेंगे, और आज ही ज्यादा बैठ के खा लेंगे तो बहुत ही आलस्य में चले जाएंगे आप। जो है आपकी स्मरण शक्ति पर भी असर पड़ेगा, आप काम नहीं कर पाएंगे, आपका उठने को मन नहीं करेगा, आप निद्रा में ग्रस्त हो जाएंगे, आपका मन करेगा सो जाएं, लेट जाएं। तो मुंह से भी उतना ही खाएं जितना कि बहुत जरूरी है। और आखिरी का है, आखिरी हमारी इंद्री स्पर्श है। स्पर्श, छूना किसी को। तो विद्यार्थी वर्ग में तो स्पर्श का जो भोजन है मेरे हिसाब से ब्रह्मचर्य होता है, वर्जित ही रहता है। तो आपको इस उम्र में पढ़ाई के समय वासना के सुख से, स्पर्श के सुख से अपने आप को, स्पर्श के आहार से दूर रखना चाहिए, और अपने टारगेट को आप अचीव कीजिए, वो बहुत जरूरी है। तो ये जो 5 लक्षण है, ये ही मंत्र है। मैं एक इनको दोबारा से रैपिड मैनर में आई वुड लव टू रिवाइज इट। नंबर 1, काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पाहारी और गृह त्यागी। 5वां लक्षण, 5वां लक्षण गृह त्यागी। गृह त्यागी का ये अर्थ कदापि नहीं है कि घर की सांकल खोले, दरवाजे को लांघे, चौखट को लांघे और बाहर जाके कहीं जंगलों में, कहीं इधर उधर जाके बसेरा करने लग जाए। जी नहीं, हरगिज नहीं। गृह त्यागी का अर्थ है कि घर में रहें लेकिन घर के मोह को त्याग दें, घर में रहें लेकिन घर की चिंताओं से ऊपर ऊपर रहें, घर में क्या घटित हो रहा है, क्या लेन देन चल रहा है, उसको भूल जाएं। आप तो आए जाएं, खाना खाएं, पढ़ें, जो थोड़ा बहुत आपसे घर का काम बनता है कर दें, लेकिन घर की चिंता न करें आप। जो है तो इसका मतलब है गृह त्यागी। घर के कंफर्ट को छोड़ दें। सारा दिन आपको डबल बेड चाहिए, आप लेटे हुए हैं, कॉलेज से गए फिर लेट गए, सारा रात लेटे रहे, दिन भर लेटे रहे, उठे फिर कॉलेज आए, फिर जाके फिर लेट गए। ये कंफर्ट जोन है। 1 मिनट लाइट चली गई आप बेचैन हो जाते हैं, जाने दो लाइट को। एसी नहीं चला, पंखा नहीं चला, आप बहुत ही विचलित हो जाते हैं, जाने दो। आप तो बस कटिबद्ध हो जाएं कि लाइट हो न हो, गर्मी हो सर्दी हो, कुछ मिले न मिले, सिंपल साधारण खाना, कपड़े मिल गए, मुझे तो पढ़ना है, लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, परिश्रम करनी है, मेहनत करनी है। ये गृह त्यागी का अर्थ है कि जो घर के कॉम्फर्ट्स को, घर की लग्जरीज को अपनी आदत न बना ले कि मैं कार के बिना पाँव ही नहीं रखूंगा, मैं तो मोटरसाइकिल भी वो फलाने ब्रांड वाला होना चाहिए, उसके बिना मैं घर से बाहर जाऊंगा ही नहीं। तो ये चीजें एक विद्यार्थी को पीछे ले जाती हैं और असहाय कर देती हैं, उसको कमजोर बनाती हैं। ये वो श्लोक है, मुझे लगता है, जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, हमारे पांवों से हमारी पगडंडियों को निर्मित करेगा,
और हमें सफलता तक ज़रूर ज़रूर ले जाएगा। और आखिर में मुझे याद आ रहा है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। ये राहत इंदौरी की लाइनें हैं। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जो तैर के दरिया पार करेगा, न कि किश्ती में बैठ के किसी के कंधों पे बैठ के, तो बात नहीं बनेगी। तो आज मुझे लगता है कि इतनी बातें आपसे बहुत हैं। और आखिरी जो मैंने एक शेर दिया था हमारे डायरेक्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कि मेरे वक्तव्य का विषय जो रहेगा, उसका सब टॉपिक रहेगा, उस खुशी का हिसाब कैसे हो जब वो पूछ ले मुझसे जनाब कैसे हो। तो ये वो शेर है। अपने मित्रों से पूछते रहें, अपनी सहेलियों से, दोस्तों से, कि जनाब कैसे हो। उनके हालचाल जानते रहें, उनके बारे में, उनकी तबीयत के बारे में, मिजाज के बारे में उनसे बातें करते रहें। बातें करने से भी बातें बढ़ती हैं, सिलसिला आगे चलता है, और बात करने से भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर अध्यापक सारे अपने बच्चों से पूछते रहें जब भी मिले, और बेटे कैसे हो, तो बच्चे को बहुत खुशी होती है। और माँ बाप भी अपने बच्चे के दिल का हाल जानने के लिए, उसके दिमाग का हाल जानने के लिए, उसकी चाहतों का हाल जानने के लिए अगर बात करते रहेंगे, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए अपनी पसंदीदा लाइनों को मैं फिर से दोहरा के अपनी बात को खत्म करती हूँ। उस खुशी का हिसाब कैसे हो, अगर वो पूछ ले मुझसे जनाब कैसे हो। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।